Bismillahirrahmanirrahim. Assalam Alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. The title of my presentation is Hypertension or High Blood Pressure. This is a very common disease and leading cause of death in the world. Cardiovascular diseases are the leading cause of death in the world. Now we see the major headlines or major contents including World Hypertension Day, blood pressure, metabolic diseases, diagnosis, its prevalence, and its treatment. Now let us see the contents. List of contents include, you can see first portion include metabolic syndrome, World Hypertension Day, blood pressure, hypertension, diagnosis, pre-hypertension, prevalence, stages of hypertension, symptoms, blood pressure regulations, complications, treatment management, non-pharmacological treatment, DASH diet, physical activity, herbal treatment, antihypertensive therapy, combination therapy, resistant hypertension, COVID-19 and hypertension and diabetes links, hypertension during pregnancy, drugs causing hypertension. These are the major topics we will cover in this video. So please understand all these things and watch attentively. Let us go towards the first part, that is our metabolic diseases or metabolic syndrome. Metabolic syndrome is a cluster of diseases including abdominal obesity, hyperlipidemia, hyperglycemia, hypertension or hyperinsulinemia. You can see from this figure, आप इससे भी देख सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हाई ब्लड प्रेशर एक तो होता है, ये ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन, सबसे पहला फैक्टर जो ये होता है। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर भी इसमें रहता है। इसके बाद लो एचडीएल लेवल है, यानी हाई एलडीएल लेवल जो है हाई होगा। हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। और एक्सेसिव फैट अराउंड वेस्ट जो है, बीएमआई भी उसका ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इससे ही हाइपरटेंशन की एक काज भी बनती है, डायबिटीज़ की भी काज बनती है। दो मेजर मेटाबॉलिक काजेज़ हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ की या सिंड्रोम की, वो है डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉब्लम डिसऑर्डर और हाइपरलिपिडीमिया। दीज आर द मेजर थिंग्स वी विल डिस्कस. व्हाट इज़ वर्ल्ड हेल्थ हाइपरटेंशन डे that is being celebrated in May 17. So we are coming in 2021. So May 17, 2021 will be the World Hypertension Day. So here we will see the theme. कौन सा इसका थीम होगा देखते हैं. Measure your blood pressure, control it, live long. This is the initiation. वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग जो है वो इसको इनिशिएशन करती है. 3-4 सालों से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है. तो 17 मई को जो है हमें मनाना चाहिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे. दिस ईयर्स थीम इज मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, फोकसिंग ऑन कम्बैटिंग लो अवेयरनेस रेट्स वर्ल्ड वाइड. क्योंकि अवेयरनेस रेट्स नहीं है और साइलेंट किलर है, तो इस वजह से इसका ख्याल से समझना, देखना, डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली इन लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एंड एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट मेथड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. कि लोगों को मेजरमेंट के मेथड का पता होना चाहिए कि कैसे वो घर में मेजर कर सकते हैं या क्लिनिक में मेजर करवा सकते हैं, और किस वक्त उनका टाइम होता है उनको चेक करवाना चाहिए और कितने दिन के लिए चेक करवाना चाहिए. तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट फेज. व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? फिजियोलॉजिकली अगर हम ब्लड प्रेशर को कहें तो क्या होता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, जिसे बीपी भी कहते हैं. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें होता है जो ऊपर वाला होता है या टॉप पोजीशन पे, जैसे 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. डायस्टोलिक जो है जो वापस ब्लड आता है हार्ट की तरफ, उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. सिस्टोलिक वो होता है जो हार्ट प्रेस करता है, प्रेशर देता है, एक्शन पोटेंशियल उसमें होती है और वो ब्लड को दूसरे बॉडी के पार्ट्स की तरफ भेजता है, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे. मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. इसके साथ अगर प्लस करके ये मल्टीप्लाई करें तो ये मीन आर्टीरियल प्रेशर हमें हासिल होगा. तो इनके कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ब्लड प्रेशर में? इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्डिक आउटपुट. एक तो कार्डिक आउटपुट इसमें इन्वॉल्व होती है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है
और आर्टीरियल स्टिफनेस जो है सख्त हो जाती हैं आर्टरीज ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की वजह से। इसके अलावा इनकी फर्दर जो टाइप्स हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर के थ्रू, हाइपोटेंशन हो सकता है, लेस देन जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा उसे हाइपोटेंशन कहते हैं या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। फिर हाइपरटेंशन हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर भी इन्हें कहा जाता है, यानी एक लिमिट से ज़्यादा आ जाए कंटिन्यूसली, अगर ज़्यादा सस्टेन लेवल पे ज़्यादा आ जाए तो वो डेंजरस हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। एक पल्स प्रेशर भी साथ साथ चेक करते हैं। तो लिहाजा लेट अस वी सी व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाउ वी विल मेजर दिस। Systolic blood pressure is the pressure of the blood when your heart beats to pump blood out। जब ब्लड बाहर की तरफ भेजता है तो उसे हम कहेंगे, यानी ये यहाँ से हार्ट से लेकर आर्टरीज की तरफ सारे बॉडी की तरफ जा रहा है, उस वक्त उसे कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो है जो वापस आ रहा है, यानी जो वेन्स हैं वो वापस ब्लड लेके इधर एओर्टा की तरफ, आर्टरीज की तरफ, यानी वेन्स की तरफ सॉरी आ रही हैं, इसकी तरफ आती हैं और दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए इसकी लंग्स की तरफ जाती हैं। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन योर हार्ट रेस्ट्स इन बिटवीन बीट्स। इन नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल इज लेस देन 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर जो हम मेजर करते हैं। दिस इज द ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ये हमारे पास न्यू जो मेथड है, मशीन है, जिसमें पल्स रेट भी आता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी आता है, डायस्टोलिक भी आता है। ये ऑपरेट करती है इलेक्ट्रॉनिकली। तो डिजिटल टाइप की जो मशीन है ये अवेलेबल हैं आजकल। इसका लेकिन रिज़ल्ट थोड़ा सा वेरी करता है। जो स्फेग्मा मैनोमीटर है वो ज़्यादा वैलिड है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हाइपोटेंशन क्या होती है, बेसिकली लो ब्लड प्रेशर हम कहते हैं इसको, इज़ द मेडिकल टर्म फॉर लो ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60 millimeter of mercury. This can lead to dizziness or headedness और postural hypotension में भी possible। यानी postural होता है जब आप खड़े होते हैं या अचानक खड़े होते हैं या सोए होते हैं फिर उठते हैं, उस वक्त जब ब्लड प्रेशर जो लो हो जाता है उसे postural hypotension कहते हैं। विद दी posture चेंज करने के साथ, यानी आप पोजीशन चेंज करते हैं, posture चेंज करते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो postural hypotension काज करती हैं, जिनके बाद नाइट्रोग्लिसरीन है या फिर अल्फा ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं जो कि पोस्टरल हाइपोटेंशन काज करती हैं। न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन क्या है, और वेजो वेगल सिनकोप भी कहते हैं, जब बंदा बेहोश हो जाता है, अचानक गिर जाता है, जो वेगल नर्व होती है वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। न्यूरोनल जो पाथवे होते हैं उससे हाइपोटेंशन होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड 10 to 20% ऑफ पीपल ओवर एज 65 हैव हाइपोटेंशन। इनके जो काजेज़ हैं में भी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है लो हो सकता है और उसमें क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ब्लड सिंथेसिस चाहिए, फीटस को भी चाहिए, तो इस वजह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी हाइपोटेंशन हो सकता है डाइट की कमी की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ मेडिकेशन हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स रखती हैं तो उनसे भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, लिवर डिजीज़ है, शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, अगर ब्लड लॉस हो गया है तो उसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो जाए, वोमिटिंग है, उससे अगर ज़्यादा पानी लॉस हो जाता है बॉडी का, डायरिया है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, अल्कोहलिज्म है, न्यूट्रिशनल डिजीज़ हैं, सेप्सिस है, इन्फेक्शस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर, वह बैक्टीरिया अगर चला जाए ब्लड के अंदर तो वो सेप्सिस काज करता है। हाई बॉडी टेम्परेचर जो है, दीज आर द मेजर काजेज ऑफ हाइपोटेंशन। इसके ट्रीटमेंट ये है कि इमरजेंसी में हमें अगर एनाफ्लेक्टिक शॉक हुआ है, अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो ब्लड वॉल्यूम उसको देना चाहिए फौरी तौर पे। अगर एनाफ्लेक्टिक शॉक हुआ है जो टाइप 1 रिएक्शन है, उसमें जो एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन जो इंजेक्शन है लगाया जाता है ताकि उसको इमरजेंसी कंडीशन में बचाया जा सके। तो एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन इंट्राविनस भी लगा सकते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है, प्री फिल्ड सिरिंजेस आर अवेलेबल, या डोपामीन वगैरह जो एगोनिस्ट हैं एड्रेनर्जिक, उनको लगाया जा सकता है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज कन्वेंशनली डिफाइंड एज ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ग्रेटर दैन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको अगर सस्टेन रहे, यानी कि एक दिन के लिए बढ़ा है, कंटिन्यूस ना बढ़े, एक दिन के लिए बढ़ा है फिर जो है ना कम हो गया, तो वो हाइपरटेंशन नहीं होगी। अगर सस्टेन रहेगा, ये कंटिन्यूस रहेगा
और एज फैक्टर भी साथ नोट किया जाता है। बाकी अदर फैक्टर्स भी बॉडी के कुछ पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जाते हैं। अगर वो कंटिन्यूसली ज़्यादा रहे तब उन्हें ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे या हाइपरटेंशन कहेंगे, अदरवाइज उसे नहीं कहेंगे। हाइपरटेंशन इज़ one of the major factors that contribute to the development of cardiovascular disorders, morbidity and mortality के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका बर्डन है, बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन का सबसे ज़्यादा। Each year cardiovascular diseases are responsible for death of nearly 17 million of people, more than half of which occur due to hypertension। तो 17 मिलियन पीपल में से आधे परसेंट से ज़्यादा जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से डेथ हो जाती है उनकी। तो अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज डायग्नोसिस ऑफ, हाउ शुड वी डायग्नोज दी टू मेजर दी ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली ट्वाइस डेली इसको मेजर करना होता है। मेजर योर ब्लड प्रेशर ट्वाइस डेली, 2 टाइम करना होता है, एक सुबह एक शाम, रात के टाइम, यूजिंग दी एवरेज ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग रीडिंग्स। इवनिंग और मॉर्निंग की एवरेज रीडिंग निकालें, 3 दफ़ा इसको करना, रिपीट करना पड़ता है। तो ए मिनिमम ऑफ 3 days are required या needed to reliably estimate out of office blood pressure and confirm a diagnosis of hypertension। उसकी confirmation जो है ना एटलीस्ट 3 days जो है ना कंटिन्यूसली आप इसको चेक करते रहेंगे, तब हमें पता चलेगा इसका हाइपरटेंशन है या नहीं है। Each time you measure, take 2 or 3 readings to make sure your results are accurate। ये भी एक देखना बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट्स एक्यूरेट हो। मैंने आपको जैसे बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ चुकी हैं उसमें वेरिएबिलिटी हो सकती है, तो लिहाजा ओरिजिनल जो है मेजरमेंट का मेथड है वो देखना चाहिए, और स्फेग्मो मैनोमीटर के ज़रिए अगर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और अगर किसी क्लिनिक में इसका मेजरमेंट होगा तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं या वहाँ पे स्टाफ होता है तो वो आसानी से आपको बता सकते हैं। योर डॉक्टर माइट रिकमेंड टेकिंग योर ब्लड प्रेशर एट दी सेम टाइम्स ईच डे, कि ये भी नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से खाना खा के कभी कर लें, कभी खाने से पहले कर लें। तो टाइम जो मुकर्रर दिया जाता है, डॉक्टर कहता है इस वक्त 8 बजे तो सुबह करना है, रात के 8 बजे करना है, तो वो फिक्स हो जाता है। तो आप कहीं से भी डायग्नोसिस करवा सकते हैं, फ्रॉम द क्लिनिक से करवा सकते हैं, सेल्फ आप खुद भी कर सकते हैं, या एम्बुलेटरी मेजरमेंट्स होते हैं कि रास्ते में जो साथ साथ मेजरमेंट भी ब्लड प्रेशर की होती रहती है, वो डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो एम्बुलेंस के साथ साथ भी चलती रहती हैं, वर्क करती रहती हैं। तो लिहाजा प्रोसीजर ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट क्या है? मैनी थिंग्स कैन अफेक्ट ब्लड प्रेशर रीडिंग, इंक्लूडिंग नर्वसनेस अबाउट हैविंग योर ब्लड प्रेशर टेकन। एक नर्वसनेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो चुका है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, डर की वजह से, खौफ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। दिस इज़ कॉल्ड वाइट कोट सिंड्रोम। इसको वाइट कोट सिंड्रोम कहते हैं। एज मैनी एज 1 in 3 people who have a hypertension reading at डॉक्टर्स ऑफिस may have normal blood pressure reading outside of it, यानी और जगह पे चेक करवाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन उधर चेक करवाते तो हो जाता है। तो ये एक रीज़न आ जाती है, उसे कहते हैं वाइट कोट सिंड्रोम। आगे इसकी वजह बताएंगे। 2 टाइप की होती हैं वाइट कोट सिंड्रोम, और कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए वो आगे बात करेंगे हम। व्हाट यू एट, उस वक्त जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उससे पहले क्या करते हैं ये भी देखना होता है। और डिड बिफोर योर रीडिंग, उससे पहले आप क्या करते हैं ये भी लाजमी देखना। इफ़ यू स्मोक्ड, अगर उससे पहले सिगरेट पीते हैं, ड्रैंक अल्कोहल पीते हैं, कैफीन इनटेक करते हैं यानी चाय वगैरह पी लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा शो होगा। और एक्सरसाइज विद इन 30 minutes ऑफ हैविंग योर ब्लड प्रेशर मेजर्ड, 30 मिनट्स पहले आपने एक्सरसाइज की थी, उस वक्त आपने बाद में 30 मिनट के फ़ौरन यानी आपने ब्लड रीडिंग शुरू कर दी, तो वो भी हायर हो सकता है ब्लड। तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है वो टाइमली इन चीज़ों को अवॉइड करके फार हो के फिर आपने उसको करना है। हाउ यू आर सिटिंग, कैसे आप बैठे हैं, इसका भी प्रोसीजर होता है। जैसे नहीं कि सोए हुए ब्लड प्रेशर और होता है, हाथ आपने सीधा खड़ा किया हुआ है, एक्सटेंशन में है, अबडक्शन है, अडक्शन है, तो उनके भी डिफरेंस होगा। फ्लेक्शन में डिफरेंट कंडीशंस में लेग्स की या सिटिंग की या पोस्चरल कंडीशन होगी तो ब्लड प्रेशर डिफरेंट होगा। क्रॉसिंग योर लेग्स एंड लेटिंग योर आर्म ड्रूप एट योर साइड रादर देन रेस्ट ऑन ए टेबल एट चेस्ट हाइट कैन मेक योर ब्लड प्रेशर गो अप। तो ये भी फ़र्क आ सकता है। तो लिहाजा देखें ये तरीकाकार है जैसे आपको बैठना चाहिए, किस तरह मेजरमेंट करवाना चाहिए, और 5 मिनट पहले आप रेस्ट करें, इजी हो, आपका सांस जो अगर तेज़ है वो कम हो, फिर आराम से आप ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं। बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, यहाँ पे जो मेज़ है इसके साथ आर्म बेयर एंड रेस्टिंग मिड आर्म एट हार्ट लेवल के ऊपर होनी चाहिए इसके सामने। वैलिडेटेड इलेक्ट्रॉनिक अपर आर्म कफ है
ये भी कफ डिफरेंट साइजेस के होते हैं, स्मॉल भी हो सकता है, यूजुअल भी हो सकता है, लार्ज साइज भी हो सकता है। मोटा अगर बंदा है, ओबीज है, तो उसके लिए डिफरेंट कफ होंगे। तो ये भी है। नो टॉकिंग वहाँ बिटवीन द मेजरमेंट्स, बातें भी नहीं करनी, क्वाइट होना चाहिए बिल्कुल। नो स्मोकिंग, कॉफ़ी, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। रिलैक्स जो है वो 3 to 5 मिनट्स आप होंगे। फिर इससे मेजरमेंट 3 रीडिंग्स लेंगे, उनकी एवरेज लेंगे कि क्या आपकी रीडिंग आई है। दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर ब्लड प्रेशर, और एग्जैक्ट जो आपको बताएगा। Other tests performed for the diagnosis of hypertension इंक्लूडिंग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, नॉर्मल लेवल इनकी दिया हुआ है कि कितना होता है, इसका चेक करवाना ज़रूरी है। सीरम कैरेटिनिन जो है, किडनी अगर फेलियर हो चुकी है ऑलरेडी, उसका चेक करवाना ज़रूरी है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि डायबिटीज़ इसके साथ लिंक करती है, ओबेसिटी भी लिंक करती है, डायबिटीज़ भी, तो इसका नॉर्मल लेवल जो है वो फास्टिंग ग्लूकोज को भी चेक करवाना चाहिए। पोटाशियम लेवल जो है वो कम होता है नॉर्मली, और सोडियम लेवल ज़्यादा होता है, तो इसको भी चेक करवाना चाहिए, और इसकी लेवल यहाँ पे दिया हुआ है। एलडीएल कोलेस्ट्रोल जो है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, नॉर्मल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ऑप्टिमल जो है लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एचडीएल जो है हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रोल है, उनकी रेंजेस यहाँ पे दी हुई हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी उनकी रेंज दी हुई है, अगर इससे ज़्यादा होगा तब भी आपको यूरिक एसिड अगर आप चेक करवाएं वो भी ज़्यादा होगा, तो यानी हाइपरटेंशन हो चुका है, और एज भी तकरीबन 40 ईयर्स के बाद हो तो ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद प्री हाइपरटेंशन क्या होती है, यानी अभी हाइपरटेंशन स्टार्ट नहीं हुई, उसके साइंस थोड़े से हमें सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फटीग हो रही है, आँखों में दर्द होता है, या हेडेक्स होते हैं, तो फिर हमें महसूस हो जाता है कि ये कोई ना कोई गड़बड़ है, लाइफस्टाइल हमें चेंज करना चाहिए और इसको चेक करवाना चाहिए। इन स्टेज 1 हाइपरटेंशन, आल्सो नोन एज प्री हाइपरटेंशन, द सिस्टोलिक टॉप रीडिंग इज 120 to 139 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या लोअर जो बॉटम लेवल है 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये होता है स्टेज 1। प्री हाइपरटेंशन इज वार्निंग साइन दैट यू मे गेट हाइपरटेंशन इन द फ्यूचर, यानी कुछ अरसे तक आप अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये आपको हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी ये डिजीज़। अभी ये प्रीलिमिनरी सिम्टम्स हैं और वार्निंग साइंस हैं कि आप इसको बचा लें, अपने आप को बचा लें। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, coronary heart disease, हार्ट फेलियर एंड किडनी फेलियर। तो दीज आर द मेजर कॉम्प्लिकेशन जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस प्री हाइपरटेंशन से भी ये हो सकती हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है। देयर इज़ नो क्योर फॉर हाई ब्लड प्रेशर, इसका कोई क्योर नहीं है। 100% क्योर से मुराद है कि इलाज नहीं है, इसकी मैनेजमेंट होती है, आप लाइफ टाइम तक इसको मैनेज कर सकते हैं। बट देयर इज़ ट्रीटमेंट विद डाइट, इसकी डाइट की ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे एंड मेडिकेशन इसके साथ लेनी पड़ेगी, फिर आप लाइफ टाइम तक इसको मेंटेन कर सकते हैं और लाइफ टाइम अच्छा टाइम गुजार सकते हैं और लंबी लॉन्जिविटी गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन दो कॉमनली यहाँ पे बताए जाते हैं। कॉमनली हमें इसेंशियल हाइपरटेंशन एक कहते हैं, दिस अकाउंट्स फॉर अबाउट 95% ऑफ ऑल केसेस ऑफ हाइपरटेंशन। इसको प्राइमरी और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, दूसरा इसके नाम है। इसके बाद इट इज़ ए हेट्रोजेनिक डिसऑर्डर विद न्यूमरस रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मैं पहले बता चुका हूँ कि ये भी एक रीज़न होती है एसेंशियल हाइपरटेंशन की। इसके बाद साल्ट सोडियम सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा लेंगे तब भी प्रॉब्लम होगा। इसके बाद अल्कोहल इनटेक अगर लेंगे, दैट इज़ आल्सो डेंजरस फॉर हाइपरटेंशन के, वो इंड्यूस करेगा। एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज 40 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, 60 ईयर्स है, तो लाजमी चांसेस हैं हाइपरटेंशन के। फैमिली हिस्ट्री अगर ऑलरेडी है तब भी देयर इज़ ए चांस टू बी इसेंशियल हाइपरटेंशन कि वो हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, अब ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी की बात करते हैं, वेयर हाइपरटेंशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन आइडेंटिफाइएबल काज, उसमें रीज़न का पता होता है कि ये वजह है। एल्डोस्टेरोनिज्म है, एल्डोस्टेरॉन लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, यानी सोडियम को रिटेंशन करवाता है, वाटर की रिटेंशन करवाता है, और एडिमा काज कर सकता है, हार्ट फेलियर काज कर सकता है। हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाते हैं तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये बीएमआई बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, बीएमआर को। इसके बाद ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है एक्सेस अगर हो जाएंगे, ग्लूकोकार्टिकॉइड जो लेवल है, मिनरलोकार्टिकॉइड ज़्यादा हो जाएंगे, तब भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीनोवेस्कुलर डिजीज़ अगर है, यानी किडनी की डिजीज़ है, तब भी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। रीनल फेलियर है तो तब भी ये होगा। फियोक्रोमोसाइटोमा है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, यानी
जो एड्रिनल मेडुला है उसमें अगर कार्सिनोमा है, कैंसर है, फियोक्रोमोसाइटोमा, तो उससे भी हाइपरटेंशन जो है वो एड्रिनलिन जो है वो बढ़ जाती है, जिससे हाइपरटेंशन वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की, सम अदर टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन जो कौन कौन से हो सकते हैं। वाइट कोट हाइपरटेंशन है, WHT कहते हैं, या वाइट कोट सिंड्रोम भी कहा जाता है, इज ए फॉर्म ऑफ लेबाइल हाइपरटेंशन। ये किसी वक्त चेंज होता जाता है, यानी एक कंडीशन में एक क्लिनिक में और जगह होता है, और जगह पे जाएंगे तो डिफरेंट होगा। तो ये क्लिनिकल सेटिंग्स के ऊपर डिफरेंट करता है। और इसके बाद हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, यानी जेस्टेशनल पीरियड होता है, औरत की प्रेगनेंसी के दौरान जो है हाइपरटेंशन हो जाता है, या एक्लेम्पिया उसे कहते हैं, प्री एक्लेम्पिया भी कहा जाता है, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है जो वेरी सीवियर कंडीशन होती है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है और इमरजेंसी पेरेंटरल डोज देनी पड़ती है ड्रग की, यानी इंजेक्टेबल ड्रग्स देनी पड़ती हैं। इसमें कौन से हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव अर्जेंसीज हो सकती हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज हो सकती हैं। तो दो ये आगे टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, तो इनको भी हम देखते हैं नेक्स्ट। तो व्हाट इज़ द प्रेवलेंस ऑफ दिस डिजीज़? हाइपरटेंशन हैज़ अफेक्टेड, यानी आपको पता है कि इसके बाद हमारे पास जो है प्रेवलेंस है, हाइपरटेंशन हैज़ अफेक्टेड मोर देन 1 बिलियन पर्सन अराउंड द ग्लोब। 1 बिलियन पर्सन जो हैं इसका शिकार हो चुके हैं, होते हैं एनुअली। और इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन कंटिन्यूज टू राइज, और हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2015, 1 in 4 men and 1 in 5 women वर हाइपरटेंसिव। तो ये मेन और वीमेन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, एज का, सेक्स का, तो इसमें भी देखा गया है। तो डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ मैनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, बहुत सारी अवेलेबल है मेडिसिन जो है, at least more than 10 groups of medicines are available, only 1 in 5 diagnosed hypertensive patients have control over blood pressure। उनमें से एक जो है 5 में से जो डायग्नोज होते हैं हाइपरटेंशन, उनको कंट्रोल जो है वो कर रहा होता है, बाकी जो 4 हैं वो अनकंट्रोल्ड होते हैं। उसके अलावा कुछ प्री हाइपरटेंसिव भी होते हैं कंडीशन, जो पहले बात कर चुका हूँ, उसका भी इलाज नहीं होता और वो भी हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होने वाले होते हैं चंद एक सालों में, चंद एक महीनों में। This study concludes that 46.2% prevalence of hypertension is alarming in Pakistan with its associated risk factors, जिसमें स्ट्रोक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, किडनी डिजीज़ हैं। तो ये फैक्टर्स अभी देखें हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, जो क्वांटिटी है लोगों की, पॉपुलेशन की। इसमें नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान एस्टिमेटेड दैट हाइपरटेंशन अफेक्ट्स 18% ऑफ द अडल्ट्स एंड 33% ऑफ द अडल्ट्स अबव 45 ईयर्स ओल्ड। तो अबव 45 ईयर ओल्ड तक जो है ना ये करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन की, व्हाट आर द मेजर स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें हम देखें ब्लड प्रेशर कैटेगरीज हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन की तरफ से कि क्या होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कैटेगरीज हैं, नॉर्मल है, एलिवेटेड है, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 है जिसे प्री हाइपरटेंशन मैंने कहा था, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस है जिन्हें इमरजेंसी कंसल्ट करना पड़ता है, और इसकी जो वैल्यू है नॉर्मल की देखते हैं, लेस देन 120 है, लेस देन 80 है, एलिवेटेड 120 to 129 है, एंड लेस देन 80 है। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 है, 130 to 139 है, और 80 to 89 है, स्टेज 1 है। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 है, 140 और हायर है, और 90 और हायर है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में हायर देन 180 है या 200 से ज़्यादा है, या हायर देन 120 है। तो दीज आर द वेरी डेंजरस कंडीशन हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जिसको इमरजेंसी पेरेंटरल जो ड्रग हैं वो देनी पड़ती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं कुछ ड्रग्स हाइपरटेंसिव होते हैं, वो भी आगे बात करेंगे। सिम्टम्स के लिहाज से देखें तो इसके ज़्यादा क्लियर सिम्टम्स नज़र नहीं आते स्टार्ट में। इसमें हाइपरटेंशन इज साइलेंट किलर इन मोस्ट पीपल, द कंडीशन इज एसिम्टोमेटिक, या सिम्टम नहीं नज़र आते। एसिम्टोमेटिक का मतलब सिम्टम नहीं नज़र आ रहे। ड्यू टू द लैक ऑफ साइंस और सिम्टम्स पीपल में बी अननोइंग हाइपरटेंसिव, कि अननोइंगली हाँ हाइपरटेंसिव होंगे, अंदरूनी तौर पे होंगे लेकिन पता नहीं चल रहा उन्हें। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज इसेंशियल। हेड एक, नोज ब्लीड, कन्फ्यूजन, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ये कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं अगर कंडीशन थोड़ी सी सीवियर हो जाती है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कौन करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं? डिपेंड्स ऑन दीज फॉलोइंग फैक्टर्स: फ्लूइड वॉल्यूम और प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द वेसल वॉल्स, और हार्ट रेट एंड कंट्रैक्टिलिटी जो है इसके रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। द फोर्स एक्सर्टेड व्हेन पुशिंग ब्लड आउट ऑफ द हार्ट।
sympathetic nervous system, peripheral autoregulatory components, vascular endothelial mechanism and fluid and electrolyte जो है इनका अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन नहीं हो सकती। तो लिहाजा इनके लिए मैकेनिज्म कौन कौन से इन्वॉल्व हैं देखते हैं हम यहाँ पे। मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड टोन, विनस टोन है, फिलिंग प्रेशर है, कंट्रैक्टिलिटी है, हार्ट रेट है, आर्ट्रियोलर टोन है, पेरिफेरल रेजिस्टेंट है, ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को चेंज कर सकती हैं। तो कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल रेजिस्टेंट जो मेजर फैक्टर्स हैं ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकती हैं। अगर यहाँ से कहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर जो है ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक रास वाला जो मैकेनिज्म है सिंपैथेटिक सिस्टम का, वो देखते हैं। रिस्पांस मीडिएटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे देखें सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई, एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स ऑन द हार्ट वो बढ़ना शुरू हो गया, एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स ऑन द स्मूथ मसल, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, और एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स ऑन द किडनी के ऊपर भी बढ़ना शुरू हो गया सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से। फिर क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज विनस रिटर्न बढ़ेगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंट बढ़ेगा जिससे इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसके अलावा एक और रास्ता है इसका कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा तो क्या रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होगा। साफ ज़रा किडनी भी इसको डिटेक्ट कर रही है, इसलिए किडनी प्रॉब्लम भी हाइपरटेंशन में ज़्यादा होता है। तो लिहाजा इंक्रीज सोडियम वाटर रिटेंशन करवा देगा, एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करवाएगा। इधर से रेनन भी ज़्यादा रिलीज होगा। रेनन जो है वेजो कंस्ट्रिक्टर है, पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। एंजियोटेंसिन 2 जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता है। और एल्डोस्टेरॉन भी इंक्रीज करेगा जिससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और फाइनली कार्डियक आउटपुट फिर इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पेरिफेरल रेजिस्टेंट फिर इंक्रीज हो जाएगा और फिर ही इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो दीज आर दी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। और इन्हीं तरह की हम ड्रग्स देखेंगे कि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रोकती हैं, जो रीनल ब्लड फ्लो को रोकती हैं, जो इनकी वो ड्रग्स जो हमारे लिए वेजोडायलेटर्स होंगी, जो हार्ट की बीटा 1 रिसेप्टर पे रोकती हैं, वो हमारे लिए सूटेबल होंगी फॉर एंटीहाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। लिहाजा इसको गौर से देखें। मैकेनिज्म ऑफ ओबेसिटी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है, बेसिकली एडिपोसाइट्स होते हैं, बेसिकली ये लेप्टन को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज एडिपोनेक्टिन जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज कर देते हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी जो प्रो इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स हैं, इंटरल्यूकन 6 है, इंटरल्यूकन 1 बीटा है, CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, TNF अल्फा है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जिसे कहते हैं, रॉस जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं, ये भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिड्यूस होगा और इंक्रीज ET एंडोथेलिन जो 1 है वो इंक्रीज होगा, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा, आर्टीरियल वेजोकंस्ट्रिक्शन जो है वो इंक्रीज होगी जिससे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो इंक्रीज होगा जिससे ब्लड प्रेशर फिर तेज़ हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ये ब्लड प्रेशर का ये देखें हाइपरटेंशन हो गया, इससे भी हाइपरटेंशन हो रहा है और इसकी वजह से भी हो रहा है। इसके बाद एक और मैकेनिज्म है, फ्री फैटी एसिड्स भी इंक्रीज हो जाएंगी तो वो भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। इसके बाद हमारे पास इंक्रीज एंजियोटेंसिनोजन जो रेनिन रिलीज करता है, एंजियोटेंसिनोजन होता है, हार्मोन होता है जो किडनीज रिलीज करती हैं, और वो जो रास यानी जो एक्टिविटी है जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को इंक्रीज कर देते हैं जिससे रीनल में एल्डोस्टेरॉन लेवल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा एल्डोस्टेरॉन और वॉल्यूम ओवरलोड कर लेगा, जिसकी वजह से इंक्रीज जो ये भी था हमारे पास एक फैक्टर, इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 को भी स्टिमुलेट करेगा कि उसको बढ़ाया जाए। तो दीज आर दी मेजर फैक्टर और ये भी इसको अफेक्ट कर रहा है। तो दीज आर दी मेजर फैक्टर इन्वॉल्विंग दी हाइपरटेंशन फ्रॉम ओबेसिटी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो दीज आर दी मेजर जो फैक्टर्स आर इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स जो इंड्यूस कर सकते हैं। व्हाट आर दी कॉम्प्लिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नाउ कि कॉम्प्लिकेशन इससे क्या हो सकती हैं। अगर हाइपरटेंशन है, कोई बंदा कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये सेफ़ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, तो उनसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो ये ज़रा गौर से देखें, गौर से समझें इसको। हार्ट अटैक हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हार्ट अटैक को कहा जाता है या स्ट्रोक कहा जाता है। ये है स्ट्रोक है, यानी ब्रेन के अंदर जो है वहाँ इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड जो है ना वो सही वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, या फिर जो है वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है ब्लड के हेड का, तो उससे भी स्ट्रोक हो जाता है। ये चेक किया जाता है इमरजेंसी
आपको टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचना पड़ता है, तब जो है ना आप उसका इलाज करवा सकते हैं, वरना डेथ भी हो सकती है। विजन लॉस है, अगर हम देखें तो आई की रेटिनोपैथी जो है, आई के ऊपर जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वहाँ पे टॉर्न हो जाती हैं। एन्यूरिज्म हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी डिजीज़ या फेलियर हो सकती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, वीकेंड एंड नैरोड जो है ब्लड वेसल्स इन योर किडनीज, थिकेंड नैरोड ब्लड वेसल इन योर आईज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसमें हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज भी हैं, अदर ट्रबल विद मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आ जाता है, उस वक्त कन्फ्यूजन हो जाती है, डिमेंशिया जो है, जो मेमोरी लॉस है वो भी शुरू हो जाती है। तो ये दीज आर द कॉम्प्लिकेशन, मेजर कॉम्प्लिकेशन। तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, कोई बंदा बताया जी ट्रीटमेंट क्या होगी। एक तो हम कहते हैं हमारे पास मैनेजमेंट का ये मेथड है कि मॉडिफाइएबल कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव डाइटरी साल्ट, साल्ट को, सोडियम को कम किया जाए, पोटाशियम को बढ़ाया जाए, फ्रूट्स वेजिटेबल लिए जाए, पुअर डाइट एंड ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाए, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन को रोका जाए, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, डिप्राइवेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को सेट किया जाए, यानी वॉक टाइम हो, रनिंग टाइम हो और सोशल टाइम हो, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को ख़त्म किया जाए, तब ये कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मैरिटल स्टेटस में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो भी टेंशन प्रोड्यूस होती है और हाइपरटेंशन, सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है। नॉन मॉडिफाइबल जो हम चेंज नहीं कर सकते वो एज है, यानी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जेंडर हो सकता है, एथनिसिटी हो सकती है कि वो अफ्रीकन है, अमेरिकन है, एशियन है, या लैटिन अमेरिकन का है, या काकेशियन है, कोई भी एथनिसिटी हो सकती है। जेनेटिक्स में फ़र्क आ सकता है, हर बंदे की फैमिली जेनेटिक, किसी को डायबिटीज़ होगी, किसी को हाइपरटेंशन होगा, किसी को दोनों भी हो सकते हैं। तो ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जीन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जेंडर कौन सी है, मेल और फीमेल में किस में परसेंटेज ज़्यादा होगी, फीमेल में ज़्यादा होगी या मेल में, तो ये इन चीज़ों को मॉडिफाइएबल या नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कुछ, कि हम इन्वायरमेंट को एडजस्ट करें, सेट करें। फॉर एग्जांपल हम डाइट अच्छी रखें और इनको कंट्रोल करें, इन्वायरमेंट को। इसके अलावा जो है फैमिली हिस्ट्री जो हाइपरटेंशन है उसको अगर हमें पता है तो हम खुद कंट्रोल करें, उसको एडजस्ट करें और वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो इनको इंक्रीज़ करती हैं। जेनेटिक मेकअप को देखना चाहिए और प्रिसिजन मेडिसिन लेनी चाहिए, स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल है उसके मुताबिक देनी चाहिए। अर्ली फोकस्ड लाइफस्टाइल चेंजेस और टारगेटेड ड्रग थेरापी जो है, इम्प्रूव ट्रीटमेंट एफिकेसी, रिड्यूस ट्रीटमेंट फेलियर, और अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइफ जो है वो सेव हो सकती है। इसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखते हैं कि अडॉप्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, डिक्रीज वेट लॉस फॉर ओबीज पेशेंट्स, हार्ट हेल्दी diets such as DASH diet, dietary approaches to stop hypertension, decrease sodium intake, decrease alcohol intake, quit tobacco, जो सिगरेट स्मोकिंग है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो दीज आर द मेजर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। इसमें हर्बल ट्रीटमेंट भी आती हैं। तो देखते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाउ शुड वी टेक द डैश डाइट, ईट हेल्दी फूड्स, ईट ए हार्ट हेल्दी डाइट। इसमें डैश डाइट जो ये दिया हुआ है प्लान कि कौन कौन सी सर्विंग्स आपने ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर डाइट अगर करेंगे तो 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा एम है। एम टू लिमिट सोडियम टू लेस देन 2300 और 2400 मिलीग्राम पर डे, और मैनेज स्ट्रेस, मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर एट होम। ये भी एक आपके पास कैपेसिटी हो, नॉलेज हो, एजुकेशन हो पर्सन की। पेशेंट को समझाया जाना चाहिए कि वो घर पे भी ब्लड प्रेशर उसको चेक करवा सकता है, वरना जो है बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आर्टरीज की, वेन्स की, वो बन सकती हैं, हो सकती हैं, ब्लड वेसल्स की। फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो एटलीस्ट 150 मिनट्स, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स पर वीक जो मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी शुड बी डन, लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, यानी तेज वॉक को हम कहते हैं, उस तरह चलना चाहिए। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता आप करें। यू कैन ब्रेक अप योर वीकली फिजिकल एक्टिविटी गोल हाउ एवर यू लाइक। एन इजी प्लान टू रिमेंबर इज 30 मिनट्स ए डे एट लीस्ट 5 डेज ए वीक। जो है ना आप लाजमी एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जो भी आपको मेथड आता है एक्सरसाइज का वो आप कर सकते हैं। स्विमिंग है, जॉगिंग है, एनीथिंग। तो यहाँ पे हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ अगर बात करें तो चंद एक पॉइंट्स ही मैं हाईलाइट करूँगा। लेवेंडुला स्टोकास जो एक प्लांट है, लेवेंडुला आयल भी होता है, लेवेंडुला आयल जो है ये भी स्लीपीनेस के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास कैरम कोपिटिकम और हमारे कोरिएंडम सेटिवम, ये कॉमन नेम एलियम सेटिवम है। जिंजीबर ऑफिशिनेल है, जिंजर जिसे हम कहते हैं कॉमनली। नजेला स्टेवा है जिसे हम
कलवंजी कहते हैं, बहुत कॉमन है। मेंथा लॉन्गिफोलिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करिका, पपाया, पपीता जिसे कहते हैं, मोरिंगा ओलिफेरा जो यहाँ पे अवेलेबल है कॉमनली, तो सुहांजना जिसे हम कहते हैं। तो दीज आर वेरी कॉमन प्लांट्स यू कैन टेक, और उसकी रेमेडी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सेविंग, और कुछ हर्बल फार्मूलेशन जो है वो भी अवेलेबल है। और हमारे रिव्यू के मुताबिक जो है पाकिस्तान में 63% जो प्लांट एंटी हाइपरटेंसिव प्लांट जो है वो पाए जाते हैं। पान पाकिस्तान हिमालयन रीजन के अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, हम एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी की तरफ जाएंगे।